हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ askganjiswag। आई होप जाऊँ खैरियत से हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द लव, फीडबैक एंड योर सपोर्ट। कल ही हमने जो पोस्ट की थी, आज सैटरडे है बाय द वे, और मैं अगले हफ्ते की अभी से शूट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन हैव सम फ्री डेज। मैंने स्टैंड अप करना है और आई बिन वांटिंग टू डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस आई वाज नॉट डूइंग इट, स्पेशली इन पाकिस्तान। बट मैं अभी बिस्वा के शो पे जब गया था व्हाइल आई वाज इन लंदन, तो मैं हर बार किसी के भी शो में आता हूँ, मैं भी यही सोच के निकलता हूँ यार आई यूज्ड टू डू दैट एज वेल, मैं क्यों नहीं करता। बट दिस टाइम अराउंड आई वाज सुपर चार्ज, तो मैंने वेन्यू बुक कर दिया, पैसे दे दिए, अब मैं फंस गया हूँ, नाउ आई हैव टू डू इट। सो या, I have some material, but then I will mostly be relying on crowd work. So let's see how that goes. Or so wish me luck. Baki, I've had very eventful weeks in terms of a lot of shoots. I'm working on a few shows. उसकी details आपको वक्त के साथ साथ मिलती जाएंगी. Different genres हैं. And of course, I'm doing it at थोड़ा सा हाई एंड करके। पता नहीं मुझे क्यों शौक है बार सेट करने का या ऊपर रखने का। हालांकि ज़्यादातर अगर चीज़ें आप देखें तो वो छोटे मोटे कैमरों से भी काम चल रहा होता है। खैर मेरा उसका टारगेट कुछ डिफरेंट है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। मैं हर साल एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट सक्सीड, और मैं ये सोचता हूँ कि आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट एनी मोर इन दिस कंट्री, बिकॉज यहाँ पे लोगों का जो पैलेट है ना इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो बहुत ही बुरा है, और वो क्रिंज काम मैं कर नहीं सकता। हालांकि क्रिंज में ही पैसा है, और क्रिंज में ही आप देखें सारे नंबर्स ही उधर हैं, और आप एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करो और लोग देखते ही नहीं है बिकॉज उनका बार उस तरह सेट हुआ हुआ है। बट यार दिल नहीं मानता ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आई एम स्टिल ट्राइंग। आई डोंट नो व्हाई, आई एम स्टूपिड, मे बी दैट्स व्हाई। तो खैर ये चल रहा है, बाकी ज़िंदगी बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी रूमर्स हैं इलेक्शन के अराउंड, इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो भाई मैं तो फीफा भी नहीं खेल पाऊँगा, मैं क्या कैसे टाइम गुजारूँगा। एंड वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आई मीन आई डोंट नो मैन, आई शुडंट बी सेइंग दिस कि नहीं देना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सुनते हैं और पीपल आर इम्प्रेशनेबल, वन शुड ऑलवेज एक्सरसाइज योर राइट। मगर यार सूरत हाल जिस तरह की है, इट्स लाइक अजीब ही है। सो पता नहीं इंटरनेट का क्या होगा। मैं पहले सोच रहा था कि मैं कहीं आगे पीछे निकल जाऊं और यू नो समवेयर क्लोज, जहाँ पे आप कुछ नहीं नेट तो यूज़ कर सको। खैर सो देखते हैं किस तरह के मामला चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। सो द फर्स्ट वन सेज अर्जेंट एडवाइस नीडेड फॉर अ फ्लाइट बाय एन ऑर्गेनिक केमिस्ट। Dear sir, I trust this email finds you well. My name is ABC from a city in Pakistan. I'm 26 and pursuing MPhil Organic Chemistry from one of the universities in Pakistan. I completed my coursework with 3.71 GPA and now doing my research work on medicinal chemistry to discover novel drugs, and I'm really passionate about research work. बाय द वे कल दो चीज़ों की वजह से ना मेरा थोड़ा सा अजीब सा मूड हुआ है। एक तो ये कि कल एक अखबार की पोस्ट थी, जीसी लाहौर को एक पीएचडी रिसर्चर, असिस्टेंट रिसर्चर चाहिए फॉर केमिस्ट्री, और उसकी तनख्वाह लिखी थी 16,000 रुपये। फिर लोग बोलते हैं कि भाई टैलेंट जा क्यों रहा है, मुल्क से क्यों जा रहा है टैलेंट। भाई जहाँ पे वो लोग जो काम नहीं करते, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट मशीनरी, उनको एक तरफ आप इतनी मराद देते हो कि मतलब 1600 सीसी से गाड़ी नीचे किसी को आपने देनी नहीं है। लाइक मैं पिछले दिनों कुछ ऐसी सिचुएशंस में रहा हूँ जहाँ पे मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू VIPs एंड VVIPs, और मैं बस देख रहा था यार किन लोगों पे कितना खर्चा हो रहा है, और मेरे दिमाग वहीं जाता ना यार इतने सीसी की ये मर्सिडीज़ है, उसके पीछे 4 ये गाड़ियाँ अलग आ रही हैं, इनका डीजल अलग है, फिर ये इतने सारा मैन पावर, इनका खाना पीना तनख्वाह, एंड फॉर व्हाट कि एक बाज़ार जाना है या मतलब यार कसम से मेरा बहुत ही मूड ख़राब हुआ। और दूसरी तरफ जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है उनके लिए 16,000 रुपये, मतलब खाकरोब से भी कम, खाकरोब कहते हैं सफाई वाले को, तो उससे भी कम सैलरी पे आप चाहते हो कि एक PhD काम करे इस मुल्क में। क्यों ना भागे इस मुल्क से, बिल्कुल भागे। तो यही है, इट्स लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई रिसर्च वर्क एंड आई जस्ट लव डूइंग इट, एज आई फाउंड रियली फैसिनेटिंग सिंस आई बिलीव that there is hidden knowledge, one of the hidden treasures Quran quotes about, and I want to be one of the top scientists in the world. I'm a big fan of your work and really appreciate your work, and I really hope to meet you one day. ठीक है. Coming to the point, I recently got a research internship opportunity
which includes monthly stipend but no airfare, from one of the top universities in Taiwan, and my supervisor, after conducting an interview with me, offered me a PhD position there. As there isn't any embassy of Taiwan in Pakistan, of course, कैसे हो सकती है? I somehow got my visa stamped through TICO, Taiwan Embassy in Riyadh, through an agent on my behalf. I'm now traveling for the first time in my life and I don't know anything about traveling. After some discussion with agents, I came to know that the visa I got was a visit visa and a two-way ticket is required for it, and it's quite expensive for me. It cost about 3 lakh रुपए, ये लिखा है उन्होंने. I can manage for one-way ticket, and someone also told me about dummy ticket to get through the migration officers in Taiwan. It's actually a reservation ticket for 48 hours. Need to be booked on the day of the flight. Internet says it's legal and legit way to get through the migration officers. Will you please give me your opinion about it? After looking for cheaper tickets through different websites, like Skyscanner shows a cheaper flight from Lahore to Taipei on 25th of February, but there's a connection of different airline with the layover of 6 hours. I don't know anything about the scrutiny I'll go through. Please share your experiences if you have any. As I'm taking my 50 to 60 research samples. The labs of Taiwan universities are well equipped and would help me to proceed further. And I'm worried about the security at the airport. Should I keep those samples in hand carry? Should I have to take my luggage out again and go through the scrutiny process again in Malaysia? Thai Airways also has two-way flight, but it costs me approximately 290 to 300,000 rupees, and connecting flight is within the same airline. I can only afford 150 to 200,000 rupees, and I don't want to leave this opportunity. Any help will be greatly appreciated. Thank you for your time. I'll be highly obliged to you for this favor. So basically एक organic chemistry के student हैं, ताइवान से इनको opportunity मिली है, और ये इन्होंने चूंकि कभी ट्रैवल नहीं किया है तो इनको पता नहीं. अच्छा, जो आपने रिजर्व टिकट वाली, डमी टिकट वाली बात की है, ये नॉर्मली यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस के लिए लोग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स चाह रहा है कि वो यूएसए जाए, ठीक है, या फिर लेट्स से इटली उसने जाना है, तो वो एजेंट्स जो हैं, ट्रैवल एजेंट्स, वो आपको एक डमी टिकट और एक होटल रिजर्वेशन होती है जो कि असल में नहीं की जाती. क्योंकि अगर आप असल में वो करें और अगर आपका वीज़ा ना लगे और आप जब आप वो रिफ़ंड करते हैं तो उसमें अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें पैसे कटते हैं. तो उसका तरीक़ाकार, अब मुझे नहीं पता इसकी लीगैलिटी क्या है, बट दिस इज़ द प्रैक्टिस विच इज़ वेरी कॉमन, कि वो एक डमी टिकट होता है और डमी रिजर्वेशन होती है, जस्ट टू add more value to your visa process. अब आप ये कह रहे हैं कि मैं डमी टिकट लेके किसी मुल्क में जाऊं, ये इसका मुझे नहीं पता, एंड हर मुल्क का अलग अलग कानून होता है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता. दूसरी चीज़ आपने पूछी कि मैं कुछ सामान लेके जाना चाह रहा हूँ. देखें, रिसर्च पेपर्स जो हैं उसका तो कोई इशू नहीं है. अब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आप किसी किस्म का केमिकल लेके जाना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कोई बायो हैज़र्ड ना हो या किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सके, कोई एक्सप्लोजिव ही ना हो जाए किसी चीज़ से. तो इसके बारे में भी अगेन आप ख़ुद पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, और जो आपके होस्ट हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है. हाँ, आप इसको हैंड कैरी में नहीं कर सकते अगर तो ये लिक्विड्स हैं. लिक्विड किसी भी किस्म का 100 ml की कंटेनर आप नहीं ले जा सकते. चाहे आपका एक परफ्यूम हो जो 100 ml की बॉटल हो, भले उसमें 10 ml रह गया हो, लेकिन चूंकि कंटेनर 100 ml का है तो उसमें आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि खदशा ये होता है कि क्या पता आपका कोई पार्टनर जो जहाज़ में ऑलरेडी मौजूद है, बाकी केमिकल उसके पास है, और इस बोतल में आप 4 मिला के कोई ना कोई धमाका कर सकें. तो किसी भी किस्म का कंटेनर, लिक्विड कंटेनर विच इज़ मोर देन 100 ml इज़ नॉट अलाउड. ये मेरे साथ हो चुका है. पहले थाईलैंड से मैं शॉपिंग करके आया तो मुझे नहीं मालूम था, मतलब आते हुए ड्यूटी फ्री से चीज़ें ली, और वो सॉरी नॉट ड्यूटी फ्री से, ड्यूटी फ्री वाले में तो आपको वो एक सील्ड बैग देते हैं और बाकी सारी आपकी डिटेल्स मेंशन होती हैं.
ख़रीदी बाहर से ही थी। ख़तरा ये था कि यार पाकिस्तान में अक्सर हम सुनते ना बैग खोल के चीज़ें निकाल लेते हैं, तो परफ्यूम्स महंगे थे, तो वो मैंने सारा कॉस्मेटिक जितना भी ख़रीदा था हैंड कैरी में रखा और वो सारा डस्टबिन में डाल दिया। फिर एक बार ये भी हुआ कि बॉटल तो मेरी 100 ml की थी, बट उसमें 10-15 ml रह गया, तो मैंने चलो ये तो नहीं रोकेंगे बिकॉज इट्स नॉट 100 ml। तो मुझे समझाया गया कि भाई इट्स नॉट द लिक्विड, इट्स अ कंटेनर। तो वो फेंक दिया गया। तो आप हैंड कैरी तो ना ही करें, इस किस्म की कोई चीज़ लगेज में ही रखें, लेकिन आप ज़रूर बताएं, क्योंकि वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पूरा एक चार्ट मौजूद होता है कि कौन कौन सी चीज़ आप उसमें नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल किसी किस्म की बैटरी हो गई, पावर बैंक हो गया जिसमें लेड होता है, एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, उससे ख़तरा हो जाता है, और चूँकि आपका सामान जहाज़ के पेट में होता है, तो अगर नीचे आग लग गई तो कोई जाके पहुंच सकता नहीं फ़ौरन से उसको बुझाने के लिए। इसलिए कहते हैं ये चीज़ें आप अपने हैंड कैरी में रखें, ताकि इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन या फायर तो वो वहीं पे मिटिगेट हो सके। राइट, तो ये आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मुझे नहीं पता। आपने ना लिस्ट डाउन की हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी अलाउ होती हैं, तो ये आपने पूछना होगा, आपके जो भी होस्ट हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जी मेरा ले ओवर 6 घंटे का मलेशिया में, तो क्या वहाँ दोबारा स्क्रूटनी होगी? वहाँ पे आपका लगेज जो है वो आपको दिखेगा भी नहीं, जो आप यहाँ से जमा कराएंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने नहीं ट्रैवल किया उन ज़ाहिर है उनको ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। वो ये कि आपका लगेज यहाँ से जब जाएगा तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे जहाज़ से मिलेगा टाइपी में, तो वो नहीं होगा, लेकिन आपका हैंड कैरी होगा, वो ज़रूर आपको एक और उससे गुजरना पड़ेगा। इन केस यूर कैरिंग सम लिक्विड रास्ते में, या आपने कोई जहाज़ से कोई कुछ ले लिया, कोई लिक्विड वाली डिवाइस कह रहा हूँ, कोई कंटेनर और एनीथिंग। तो कुछ एयरपोर्ट्स पे होता है इस तरह कि आप जैसे ही जहाज़ से उतरते हो तो कनेक्शन पे जाने से पहले आपको दोबारा एक चेकिंग से गुजरना होता है, जैसे कि दुबई में। बट कतार में कभी कभी आपको नहीं होता, आप डायरेक्टली गेट पे निकल आते हो दूसरे उस वाले एरिया में। सो या दैट्स दैट। एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ की करेंसी या फिर यूएस डॉलर्स या इस तरह की करेंसी जो कि एक्सचेंजेबल हो। ये नहीं कि आप पाकिस्तानी रुपये लेके चले जाएं, ये गलती मैंने की थी जब ज़िंदगी में दूसरी बार ट्रैवल किया था। तो मैं रुपए लेके चला गया था और वहाँ पता चला कि हमारे करेंसी की कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। हालांकि इंडियंस आके आईएनआर चेंज करवा रहे थे बैंकॉक में, बट पीकेआर लेने को कोई तैयार नहीं था। शुक्र है साइड में थोड़े से डॉलर्स भी थे, उससे काम चला लिया। सो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें। अपने एजेंट से हर किस्म का सवाल कीजिएगा ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके। बाकी आपने एक फेवर मांगी थी कि अगर कोई स्पॉन्सर कर सके, तो आई डोंट रिकमेंड दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर इट, बिकॉज आई डोंट नो यू। इस तरह कोई भी एक ईमेल बना के फंड्स की अपील कर सकता है। सो मैं और आपको पता है पाकिस्तान में कितना स्कैम होता है, और आई एम श्योर आपका केस लेजिट होगा, लेकिन अगेन इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ऐसे हो चुका है जहाँ पे लोगों ने अपील करवाई और फिर बाद में पता चला कि वो फेक चीज़ें थी। तो मैंने अब ये सिलसिला बिल्कुल रोक दिया है। देखिए यही होता है जब भी कोई गलत काम लोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ आपकी नहीं कर पाऊँगा। वो आप बेहतर है कि आप अपने ही सर्कल में जहाँ लोग आपको जानते हैं, आपसे फेमिलियर हैं, वहीं पे आप फ़ंड रेज़ करवा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इस तरह के जो भी आपके सवाल हो ट्रैवल रिलेटेड, तो ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप डाल के ये सवालात अपने जवाबात ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, लॉयर्स भी मौजूद होते हैं जो कि माइग्रेंट लॉयर्स होते हैं, तो वो बेहतर आपको चीज़ें बता सकते हैं लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी किस्म की आप चीज़ लेके जा रहे हैं। बहुत सारे कॉमेडियंस भी होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे लोगों को ना आदत है, आप किसी भी इस तरह के ग्रुप में जाएं जहाँ पे एक लोग होते हैं, चाहे वो ट्रैवल की मद में हो, चाहे वो किसी और बैनर के तले हो। और मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है कि अगर एक इंसान जेन्युइनली कोई सवाल कर रहा है, तो पहले तो 8-10 लोग उसका मजाक उड़ाने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल ग्रुप में मैंने देखा था कि किसी साहब ने लिखा कि मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ दुबई जाना चाह रहा हूँ 5 दिन के लिए, मेरा बजट 2 लाख है। ठीक है, अब अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत होगी ना, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि यार
जस्ट बिकॉज मैं 500 बार दुबई गया हूँ डजेंट मीन कि हर कोई गया है. बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जस्ट लाइक इन योर केस जिसको नहीं पता कि लेओवर में क्या होता है, या मेरी दोबारा तलाशी होगी, या मैं ये हैंड कैरी में रखूँ क्या रखूँ, राइट. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पहली बार वो ट्रैवल कर रहे होते, उनको नहीं अंदाज़ा होता कि डॉलर लेके जाना है या रुपी लेके जाना है. जैसे कि मैंने खुद गलती की थी, मुझे नहीं पता था, वक्त के साथ साथ सीखा. तो हमारे लोग ना किसी को ये मार्जिन नहीं देना चाहते कि यार शायद इसको नहीं नॉलेज होगी कि यार दुबई के तो खाली टिकट और वीज़ा और होटल ही वो 4 लाख से एक्सीड कर जाता है अक्सर व बेशतर. तो आप 2 लाख पे 5 लोग कैसे जाके एंजॉय करेंगे. लेकिन नहीं, चूंकि कॉमेडी जोर से आ रही होती है और सारे कॉमेडियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में, उमर शरीफ हैं, तो सब ने अपनी कॉमेडी उधर दिखानी होती है जस्ट फॉर सम चीप लाइक्स एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस एक्सपेंस. तो ये घटिया हरकत लगती है मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ कॉल आउट करूँ, लेकिन फिर इफ़ आई कॉल इट आउट तो फिर वो एक अलग डिबेट बन जाती है, फिर वो अजीब बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है. बट अफसोस होता है कि लोग जेन्युइनली सवाल करते हैं और मजाक उड़ाने वाले 8-10 पहले होते हैं. आई डोंट नो हमारे ये कल्चर क्यों है इस तरह के, किसी की भी ले लो आप और बस मुझे फनी दिखना है, और 4 लोग, मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ फिर मैं 4 लोगों की तरफ देखूँ कौन कौन हंस रहा है, या मैं लाइक्स इस तरह गेन करूँ. बुलिंग है ये. तो थर्ड क्लास लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं इन माय ओपिनियन. सो ऐसे करना नहीं चाहिए. जहाँ लोग जेन्युइनली सवाल करें उनकी जेन्युइनली हेल्प करें, या अगर नहीं करना चाहते आप हेल्प, आगे बढ़ जाएं. ज़रूरी है आपने उधर कमेंट करना है, अपनी कॉमेडी दिखानी है. खैर चलो, आई होप एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाह रहे हैं पीएचडी की वो आपको ज़रूर मिले, ताकि आप बाहर से अगर पीएचडी करें तो फिर बाहर वाली सैलरी मिले, ना कि 16,000 की नौकरी आप फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कर रहे हो. गुड लक. ऑलराइट जी, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि पीपल कैन ऑल्सो शेयर देयर जर्नीज एंड देयर अचीवमेंट्स. सो अगर किसी की सिमिलर स्टोरी हो तो उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिल सके. सो एक आई है अचीवमेंट ऑफ ABC, अपना नाम लिखा है उन्होंने आगे, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे. डियर जुनेद, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंसाइज माई स्टोरी. आई एम ABC, born in 96, with 4 brothers and no sister. After giving birth to my youngest brother, my mother got ill and she started to have blood pressure issues. My father was a government school teacher and he just retired 8 months ago. All my early education I got from government school, and I never stood first in my class, and my mother was always pissed off. Upset लिख दें, pissed off माँ के बारे में नहीं कहते. Mother was pissed off. She was upset. And even we all brothers were used to get beaten on result day. Acha, okay. But my father always used to give us a boost, and he never cared about if we stood first or last. I completed my matriculation in 2011, and then the real struggle started. My mother's kidney failed and she was on dialysis, and then we became very poor. Then in 2012, my father sold a plot that he bought for our university fees and got some loans from my family for her kidney transplant. Then I got very bad marks in FSC, 887 out of 1100. I repeated and got 933 marks in pre-engineering and got admission in BSc Civil Engineering University, UET Lahore, in 2014. In 2015, my younger brother, he fell in love with our neighbor's daughter, and that girl was from that family, which my parents did not like. He destroyed the peace of our home. He used to shout and abuse at my mother, and we brothers used to beat him and name it whatever you want. Our house became like a house of cards, and all our integrity fell into pieces due to my silly younger brother. He is just 1.5 years younger than me. I'm talking about 2015. 2 years later, our peace was killed. On the other hand, my mother engaged me in 2011 with my cousin as she was uncertain about her life. No idea why people do that. But that engagement was broken as I couldn't get admission to engineering in 2013. But after I got my admission, they started to become lenient. My mother asked the hand of my so-called ex-fiancé, younger sister, and here things started. My mom married us both brothers with both the sisters in 2017 when I was 20 years old and in the third year of my engineering, and my younger brother was only 19. I was not interested in my fiancée as she was a middle school dropout, but I got sacrificed due to my mother's illogical decision. Both of these girls were middle school dropouts and were very immature. I was also very immature. The wife of my younger brother did not like my younger brother at all, and they used to fight every day. Of course, ज़बरदस्ती जोड़ोगे तो यही होगा. Our neighbors still come to resolve the issues when they are fighting. Both sisters have the same parents, and my wife gets triggered when my brother abuses and things get out of hand.
अच्छा, अगर भाई जब उसके माँ बाप को गाली देता है तो उसके भी माँ बाप हैं. So ये हो रहा था. Anyhow, things continued. I asked my wife that I don't need kids as I'm a student, but she was very insecure that I would leave her. I got married in 2017 and then I had my first daughter in October. बच्चा जनवरी में किया, अक्टूबर में बच्चा भी आ गया. I used safety, but how much I can control, and she lied to me about the things. Okay. Anyhow, my mother was very happy as she was a grandmother now. My younger brother and his wife still fight, and due to these relations among both families, including in-laws, are not on good terms with each other. After graduating in 2018, I started MS in structural engineering from the University of Lahore, and I failed. मुझे समझ नहीं आ रहा, how are you finances कैसे manage हो रहा है? आपके फादर वो तो प्लॉट बेच दिया था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, एंड यू सेड यू बिकेम पुअर. तो 2 शादियाँ. खैर, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड आई फेल्ड वेरी बैडली ड्यू टू माई जॉब. अच्छा लिखा है. एंड माई टफ डिग्री. आई गॉट इल एंड आई हैड टू लीव माई एजुकेशन एंड जॉब ड्यू टू माई पुअर मेंटल हेल्थ. आई ट्राई टू commit suicide one time, then I mustered up the courage and got admitted in NUST, Islamabad in 2019. My mother got ill and she got admitted in Services Hospital Lahore. I stayed with her for 1 month and then she passed away in October 2019. It was the first week of my MS. I was very devastated. We didn't have enough money to provide a ventilator to her. You see how this is going? इसलिए चीज़ों को ना प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए. ये नहीं कि आप तीसरा काम पहले करें और पहला काम आगे करें. Now everyone's suffering. I still see her face in my dreams. May Allah bless her with the higher ranks in Jannat. Fights among me and my wife due to my brother and her and his wife were still in process. I used to teach home tuitions in NUS to kids of military officers and used to sell my engineering license to meet both ends. Sell engineering license, ये क्या होता है? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में. No one in my family from my father's side and mother's side used to care about me as I was jobless, and other cousins and peers who had diplomas started to work for government agencies. If someone used to get a government job, and that night would used to be very tough for me. It was word of mouth for everyone to criticize as I wasn't able to secure a job. Sometimes I couldn't afford Kokomo for my daughter for 10 rupees. I used to go to the shop after buying Chiji for my daughter. I used to pretend that, oh, I've left my wallet at home. I was so sad. This, यार अगर नहीं है तो ना लेके जाओ, दुकान पे लेके जाके कुछ हाथ में देना and then saying कि मेरा wallet नहीं है, that's far more devastating for a child. And then when my father used to come home, then I used to get 10 rupees from him to give to shopkeepers. देखो यार 10 रुपए के लिए. Pretty sad, isn't it? I used to wear everything bought from Landa Bazaar and I was a Landa king due to marriage. My undergraduate CGPA was fucked up and I completed my undergrad with 2.9. In my MS, I worked hard and got 3.5 CGPA. After MS, I started a job with FWO, which is a military company. I was the most educated person in the unit and they used to get jealous of me. They gave me a place to sleep in labor camps and gave me labor food. I resigned from there, but on the other hand, I was applying for scholarships all around the world. I applied in China, South Korea, USA. During my MS, I was blessed with my second daughter. यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 10 रुपए कोकोमो की नहीं है, तुम बच्चों पे बच्चे कर रहे हो. I didn't want it, but due to insecurities, I became a father for the second time. I don't understand. If you don't want it, you don't get it. But मैं बन भी रहा हूँ. Anyhow, I was forced to quit my MS, but I didn't. My wife filed for divorce and I didn't care as I was focused on targets. In the end, I got a fully funded scholarship from Oregon University in PhD civil engineering. Then everything changed. I didn't have money to apply for visa and then my friend helped me. May Allah always bless him. My father got 10 lakh rupees from his GP fund for buying me a ticket and giving me pocket money for the first month in the US. Now it's the second year. I'm earning $2,700 alhamdulillah per month. And now I'm running my whole family as my dad is retired and his pension hasn't started yet. I have a lot to share with you, but I will stop here. Now I'm going to call my family, wife, and 3 kids here. What? Okay, I'm going to call wife and 3 kids. तीसरा कब हुआ? ये तो आपने लिखा ही नहीं. One more thing, my wife got pregnant for the 3rd time when I was applying for the scholarship. तुम रुक नहीं रहे बेटा. I came to the USA on September 2022 and my son was born 20 days later.
I went back to Pakistan in the summer of 23 to see my kid. I hope that I will be able to call my family to the US in the summer of 2024. This story might not be interesting to you. Reason society always praises women for working hard, but a man is never appreciated. That's not true. He just provides and in the end he dies. I wanted to divorce my wife, but then when I see my kids, I compromise as they will suffer. But my wife is still the same and they all fight together till this day. I get depressed, but I also see the light at the end of the tunnel. Thank you so much. ABC, PhD students, Transportation Engineering, Oregon University. Well, you're very lucky कि ये हो गया, बट देन अब नाउ यू हैव 3 किड्स. आपको अभी बीवी भी नहीं पसंद, बीवी लड़ती भी है, और फिर आपके बच्चे भी नहीं रुक रहे, कोकोमो भी नहीं ले पा रहे. यू आर एक्सट्रीमली लकी बिकॉज ये स्लिपरी स्लोप जो है ना, ये आपको ले डूबता अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होते या आपको स्कॉलरशिप ना मिलती. फिर आप पाकिस्तान में सोचो, अगर PhD 16,000 कमा रहा है, चलो आप कर लेते किसी तरह 35. देखा ना, लेबर कैंप में डाल दिया आपको, यहाँ नौकरी कर रहे थे MS बन के. इट्स ट्रैजिक. आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, बट माशाल्लाह यू आर मेहनती तो हो आप, समझदार भी हो, और इतने अक्लमंद तो हो कि आपने ओरेगन स्टेट में स्कॉलरशिप ले ली. हाउएवर एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट वेरी वाइज इन द मैटर्स ऑफ लाइफ. आप तुक्के पे चल रहे हो, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये बहुत तुक्के लगे हैं आपकी ज़िंदगी में. अब इसको लोग दूसरा रंग देंगे, औलाद की बरकत और ये वो अपनी जगह. बीवी से बन नहीं रही है, बच्चे आप किए जा रहे हो, और उन सब की लाइफ ख़राब होगी. अगर वो लाहौर में लड़ती थी तो वो ओरेगन में भी लड़ेगी आपसे. थिंग्स आर नॉट गोना चेंज. ठीक है, हनीमून पीरियड होगा, चलो नए मुल्क आ गए, अब हमारा आज से ये घर है, बट लाइक व्हेन दैट वेयर्स ऑफ, फिर उनको अम्मी भी याद आएंगी, बहन भी याद आएगी, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है. फिर आने जाने में ही आप लगे रहोगे, फिर आप 1 टिकट नहीं 4 टिकट कटा रहे होगे हर साल. सो थिंक अबाउट दैट एज वेल. बट खैर अब तो हो गया जो होना था. लेकिन फॉर अदर्स टू सी, भाई ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ लेके चलें. पहले शादी, फिर नौकरी ढूंढूंगा. अभी किसी ने कोई एक और ईमेल नहीं, किसी का मैं कुछ पढ़ रहा था कि किसी की लाहौर में शादी हुई और फिर उनमें से एक को दूसरे शहर में नौकरी मिली और अभी मर्द को नहीं मिली. मतलब शादी कर ली, अभी नौकरी नहीं है, अब शादी कर ली है. अब शादी कर ली है, जैसे तैसे अम्मी अब्बू खर्चा उठा लेंगे, बच्चा आ जाएगा, फिर बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा. पीपल मेक poor decisions in Pakistan. I don't know how it's very simple. You need to make sure कि आप पहले पैरों पे खड़े हो, फिर दूसरे पैर घर में लाने हैं, और फिर दूसरे पैर आसमान से ज़मीन पे लाने हैं. पहले खुद पैर पे खड़ा होना है. पहले आप जो है लड़खड़ाते हुए, आपकी वालदा भी बीमार हैं और सब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, प्लॉट भी बिक गया है. सो पहले खुद पैरों पे खड़ा होना है, फिर दूसरे पैरों को लेकर आना है. वरना इस तरह अगर आप खुदा ना खास्ता किसी और चक्कर में फंस जाते हो, कोई मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता, आप नहीं पढ़ पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते एजुकेशन, फिर आपके पास 2 बच्चे और 1 बीवी होती है और आपके पास नौकरी भी नहीं होती, तो यार ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती. ठीक है, निकाल ली अल्लाह ने, लेकिन हर किसी को, नॉट एवरीवन इज़ लकी लाइक दैट. सो लक पे नहीं गुजारनी ज़िंदगी, प्रॉपर प्ले करना है, चीज़ें देखनी है, फिर आगे कदम उठाने ज़िंदगी में. खैर, good luck to you, man. Take care. All right, the next question says the unspoken curriculum of university life, a personal journey. Dear Mr. Junaid, I hope this email finds you well. I'm reaching out to share a perspective that goes beyond the conventional narrative of academic pursuits in universities. Allow me to introduce myself. I'm 23-year-old real estate agent based in Islamabad. While my professional journey may not align with my academic background in microbiology, I graduated in 2023. The invaluable lessons I gained during my university years are immeasurable. First of all, आपने email बहुत अच्छी draft की है. Here's where I'm coming from. Early education from class 1 to metric, I attended an all-boys school in Rawalpindi. College days, I pursued my FSc from an all-boys college. Preparation phase for evening coaching and entry test preparation, I attended an academy, also an all-boys setup. Throughout these experiences, I was immersed in a predominantly male environment, having minimal interactions with the opposite gender. मेरे को पता ही नहीं था कि एक खातून से बात कैसे करते हैं या एक खातून की मौजूदगी में कौन सी बात नहीं करते. This changed when I entered PMAS, Arid Agriculture University, where our class
comprised of 36 girls and only 8 boys, and I freaked out. Realizing the need to broaden my horizons, I made a conscious decision to embrace diversity and learn how to navigate the dynamics of interacting with women. The transformation in my perspective and character was gradual but very impactful. This helped me with my real estate career and client handling. Here are some of the valuable lessons I learned during this journey, and I want others to learn through your platform. Number 1, holding doors open as a gesture of courtesy. Walking on the side of the road closest to her, seeking permission before taking a seat, letting her choose from the menu first in a restaurant. When in public, be mindful of seating arrangements. Sit where most people can see you, but not the lady you are with. अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा उल्टा है. इसमें ये है कि like a woman should have the entire view. ऐसा नहीं हो कि for example अगर against the wall है तो वो या तो मुझे देख रही है या दीवार को देख रही है. No, a woman should have the entire view of the place. This is what I do. I mean, it's not like देखो मेरी औरत को देखो जरा. It's not like that. It's just like it's courtesy to have more view, to be able to see more people or the environment or absorb what's there rather than just looking at the wall. Number 6, tipping generously. 100 रुपए भी बहुत होते हैं. Girls awe in respect when you put a lal note as a tip. Handling high bills with composure. She might react, इतना ज़्यादा bill कैसे हो गया, but that's where you win. Be calm and say, ये तो normal है, and pay it. Don't look cheap. Always having cash on hand and an extra handkerchief. Allowing time for her to adjust her attire when leaving. उठने से पहले बोलो, let's call it a day, and wait for her to fix her hijab and put things back in her purse. Number 10, always be the second to sit and the first to leave. Also choose the shortest way out. Okay. Minimizing unnecessary interactions with staff for privacy. अगर आप गार्ड को सलाम करोगे तो वो आपको देखेगा ही. आपके साथ जो खातून आई हैं उनको ज़्यादा दिखेगा नहीं. This is wrong. You need to be courteous to everyone. मेरी कोशिश होती है ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इनविजिबल इंसान होता है, मैं उसको सबसे ज़्यादा विजिबल करने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल गार्ड्स हु आर हैंडलिंग द डोर, उनको वो बस सिर्फ दरवाज़ा, वो इनविजिबल होते हैं. आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई एड्रेस देम विद देयर नेम. अगर उनका नेम टैग लगा हुआ है, गाजी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, कैसा काम चल रहा है, एंड आई ऑलवेज टिप देम द मोस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट लाइकली टू गेट अ टिप. क्योंकि टिप तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेटर्स में, राइट. The last such encounter I had was at motorway. अभी कुछ महीनों पहले I was traveling from Islamabad to Lahore and we stopped at Bhera, जहाँ पे रुकती है गाड़ी, and वहाँ पे एक Hardee's था. I hadn't had Hardee's in the longest time. और मैंने वहाँ यही चीज़ नोटिस की. दिन का टाइम था, सख्त गर्मी थी, so there were barely any cars. और मैं नोटिस कर रहा था कि ऑब्वियसली लाइक सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं. ज़्यादातर लोग जो हैं वो टी स्टॉल की तरफ जा रहे थे या उन शॉप्स की तरफ जा रहे थे जहाँ उनका बिल इतना ज़्यादा ना बने, और वैसे भी इन जगहों पे बिल ज़्यादा बन जाता है, वैसे ही ज़्यादा महंगा होता है एज अपोज टू अ हार्डीज़ इन द सिटी. तो आई मेड श्योर टू टिप द गाय, क्योंकि अंदर तो वैसे वो फास्ट फूड में वैसे भी अलाउ नहीं होती. सो आई मेड श्योर आई टिप द गाय बिकॉज वो बेचारा धूप तो खैर नहीं थी बट सख्त गर्मी थी और वो था. तो देखिए देखने वाले 10,000 लोग हैं, आप किस किस की आंखें नीचे करेंगे. यू आर नॉट सपोज टू मेक योर वुमेन फील इनविजिबल कि वो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सारे आंखें नीचे करो. उनको भी ये कॉन्फिडेंस दें कि शी कैन बी एबल टू फेस द वर्ल्ड. और जो दूसरे हैं आप लोगों की आंखों पे ताले नहीं लगा सकते. हाउएवर यू कैन कीप अ डिमीनर जहाँ पे यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज अनफकेबल, so that अगला 10 बार सोचे ज़्यादा घूरने से पहले. You get it? Escorting her to the car and ensuring her safe arrival. बिल्कुल. और ये भी पूछे कि, और ये भी बोले कि like text me when you get home. If you both are leaving separately, you need to always tell her text me when you get home. या फिर आपको अगर अंदाज़ा है कि 1 घंटे की जर्नी है तो 20 मिनट बाद फिर किया कि is everything okay? You know, अगर वो इस तरह की राइड हेलिंग आप ले रही हैं. So this is also something courteous. Number 13, save sincere compliments for the last moment. Give her something to think about on her way home. Okay, ठीक है. अच्छा, मुझे लगा कि आपने जो चीज़ें, as I was going through the email, I thought कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो करियर की वजह से सीखी हैं. जिस तरह लोग कहते हैं
यूनिवर्सिटीज़ बेकार हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलता. सो शुरू के 1-2 पॉइंट से मुझे लगा कि वो आप करियर वाली आपने तो दूसरी सीखी, बट इट्स ओके. While I may not have directly utilized my microbiology degrees in my career, the holistic education I received has made me a better person, sibling, and a man. Had I chosen to drop out, I might have missed out on these invaluable life lessons and remained unaware of the impact of my words and actions could have on others. Some argue that such advice is available on the internet, but the importance lies in experiencing and consistently practicing these values to make them integral to one's character. For me, the university was the perfect environment for this transformation. I share this with you, Mr. Junaid, as a testament to the profound impact university life can have beyond textbooks and lectures. It's about becoming a better version of oneself. Learning is everywhere. You just have to look for it. Thank you for reading. Very nice email. I had wished कि आपने और चीज़ें भी share की होती. For example, anything you learn about career. For example, I always mention that university teaches you how to collaborate with others, how to work in a group environment, how to always be on time. You know, अगर क्लास में आप लेट होंगे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी. So that's ये छोटे छोटे lessons होते हैं जो कि इनडायरेक्टली आप ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं और आपने अप्लाई करने होते हैं. आपने चलो एक चीज़ सीखी, विच इज़ फाइन, इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. और ये ज़्यादातर उस तरह की वो वीडियोस होती है ना, वो एंड्रू टेट वाली, यू नो, हाउ टू इम्प्रेस अ वुमेन वगैरह वगैरह. ठीक है, कर्टसी होनी चाहिए. आई ऑलवेज, एंड शिवलरी भी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए. देयर इज़ वन थिंग आई ऑलवेज डू वेयर एवर आई गो. अगर तो वेटर का या जो भी सर्व कर रहा है उसका नेम टैग नहीं लगा हुआ, ये उनके यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, सो आई ऑलवेज आस्क फॉर देयर नेम एंड देन आई ऑलवेज रेफर टू देम एज, फॉर एग्जांपल साबिर नाम है तो मैं साबिर साहब कहता हूँ. देखो, हर इंसान को इज्जत चाहिए होती है, और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा होता कि इफ़ आई एम विद माई वाइफ और प्रीवियसली इफ़ आई वॉज आउट ऑन अ डेट तो मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए. दिस इज समथिंग आई बिलीव दैट ही डिजर्व्स just as much respect जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. एंड बिकॉज आई वॉज दैट पर्सन नॉट सो लॉन्ग अगो, तो मुझे ये भी अंदाज़ा है कि इनका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, इनके प्रेशर्स क्या हैं, एंड दिस लीव्स अ वेरी लास्टिंग इंप्रेशन. अगेन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इनविजिबल होते हैं, लाइक वो होते हैं आपकी ज़िंदगी का पार्ट, बट उनकी एक्नॉलेजमेंट इन. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज यूज टू make sure I say hello to this African guy from Eritrea जो कि फहीदी स्टेशन में मॉप लगाता था. बिकॉज फहीदी स्टेशन के इस साइड मेरा घर था और उस साइड खलीज सेंटर है, और दुबई की गर्मी आपको पता है, तो रोड क्रॉस ऊपर से कोई नहीं करता, लोग स्टेशन से जाते हैं. सबवे एक तो तरीका भी यही है, दूसरा एक है वो ठंडा बहुत होता है, तो बस धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए. सो आई वुड ऑलवेज मेक श्योर. एंड हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते थे, हज़ारों लोग. एंड दैट गाय यूज्ड टू लुक फॉर मी बिकॉज ही न्यू कि मैं गुजरूंगा, एंड आई वुड से हेलो. मोहम्मद मो कहता था मैं उसको, उसका नाम मोहम्मद, एंड देन लाइक आगे का अफ्रीकन नेम था, तो मैं उसको मो बोलता, ए मो व्हाट्सअप, एंड देन आई वुड जस्ट क्रॉस. तो वो फील करता था कि यार मैं भी विजिबल हूँ. वरना आपको पता है जो सर्विस स्टाफ होता है वो बिल्कुल, लोग उनको सलाम भी नहीं करते, और उनको एक रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं देते, बेसिक कर्टिसी भी नहीं करते. सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज प्रैक्टिस, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर आई ऑल्सो मेक देम फील स्पेशल, फील यूजफुल, एंड फील एक्नॉलेज्ड, एंड फील दैट दे ऑल्सो एग्जिस्ट. और ये चीज़ें आपको हर चीज़ भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, कुछ चीज़ें आपको खुद समझ आ जानी चाहिए विद टाइम. If you are a little observant, जैसे आपने खुद कहा, there's a lot to learn in the world, you just have to look for it. Similarly, आपको खुद अपने आप को, जितना आप अपने आप को दूसरों के जूतों में रख के सोचना शुरू करेंगे कि what if this person was me, what if this was my story, and बहुत सारे लोग जो ये शो देखते हैं वो यही सोचते होंगे कि यार what if this happened with me. For example, अगर मैं किसी खातून की कोई ordeal है वो डिस्कस कर रहा हूँ, I'm sure a lot of women out there would be like, I could have been that person because मैं भी इस environment में थी, या फिर ये कि joint family थी, या मेरा ये चीज़ें मेरी मिलती जुलती थी, this could have happened to me as well. So yeah, अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोचना शुरू करें, फिर आपको एहसास होगा कि यार उनकी भी लाइफ बड़ी मीनिंगफुल है. हम बड़े आराम से रोटी मंगा के खा तो लेते हैं तंदूर की, लेकिन हम ये नहीं. When was the last time you were at तंदूर? अब तो हम ज़ाहिर है बॉयज़ से मंगवा लेते हैं, लड़के रखे होते हैं, या फिर आप ऐप से मंगा लेते हैं. बट लाइक वो पेन याद है, तंदूर की लाइन में खड़ा होना और फिर सख्त गर्मी, एंड देन थिंकिंग यार ये बंदा
हर थोड़ी देर बाद आग के अंदर जा रहा है और वहाँ से रोटी निकाल के ला रहा है, और उसका पसीना भी मिक्स हो रहा है, वही फ्लेवर होता था रोटी का. हाउएवर पीपल लिव मिजरेबल लाइव्स मैन, और ये जीते हैं लोग इस तरह. तो बी एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स. और मैं आपको यही बोलूँगा, जितना आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, सोचना भी यार एक फर्स्ट स्टेप है ना, आपको उतने ही एहसास होगा अपनी प्रिविलेज का, फिर आप उतने शुक्रगुजार भी होगे अल्लाह के, और आपके दिल में नरम गोशा भी आएगा. एंड दैट कुड लीड टू यू असिस्टिंग देम इन सम वे, नॉट हेल्पिंग, असिस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी के बच्चे का एडमिशन का इशू है, वंस यू नो दैट दिस पर्सन एग्जिस्ट, फिर आप उससे बात भी करोगे, फिर वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करेगा. एंड देन अगर आप उसको किताबें ला के दे दी, उसकी स्कूल की फ़ीस भर दी, कोई किसी का बच्चा बाहर दूसरे शहर में पढ़ रहा, उसकी हॉस्टल की फ़ीस दे दी, या खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, यू हैव नो आइडिया. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. देने से उतना ज़्यादा पड़ता है. लोग समझते हैं कि मैं बैंक में रखूँगा तो 21% इंटरेस्ट रेट है, पता नहीं कितना है, जो भी है, तो इतना बढ़ेगा. वो तो खैर सूद तो वैसे भी हराम है. बट लाइक इफ़ यू गिव इट टू पीपल, एंड आई एम सेइंग लाइक राइटफुल डिजर्विंग पीपल, एंड नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कि ओ ये मैं एहसान कर रहा हूँ इस पर, अल्लाह पे भी मैं एहसान कर रहा हूँ. you just do it from the goodness of your heart, because जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई, उसके बाद जो भी है it belongs to others. तो that's the whole purpose of zakat as well. So आप जितना the more you start looking after other people, उनका भी वही खुदा है जो आपका है, that खुदा will start looking after you. And then like इससे बड़ा और क्या blessing चाहिए आपको. The worst thing that can happen to a person is when even Allah stops thinking about कि यार ये तो lost case है ये. That's the worst thing. आपका creator ही आपसे जो है ना हाथ झाड़ के साइड पे हो जाए कि भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता. That's the worst thing to happen. So the only way you can keep his blessings, the clouds of blessings on top of your head, is only through other people. दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे. ये नदीम जाफरी के गाने की लिरिक्स है, जो मेरे they're etched to my brain since 1996 जब ये गाना आया था. सोचो कभी नाम है इस गाने का, यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा. इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. तो इसकी वीडियो बड़ी मीनिंगफुल है. उसमें नदीम जाफरी खुद होता है, और फिर उसका एक ज़मीर होता है, लाइक उसका एक अंदर का इंसान होता है, वो उसको हर जगह दिख रहा होता है. कभी गाड़ी चला रहा है तो दूसरी गाड़ी में कि वो उसको देख रहा है, वो घबरा रहा होता है कि वो यार आई एम बीइंग वॉच्ड. कॉन्शियस होता है उसका वो. तो इट्स अ गुड सॉन्ग. तो उसके लिरिक्स भी बहुत मीनिंगफुल हैं, वेरी पावरफुल. और नदीम से मेरी मुलाकात हुई थी, नदीम भाई से. आई शुड हैव हिम ऑन द पॉडकास्ट. या ही इज़ अ लवली गाय. तो या सॉन्ग्स का बड़ा असर होता है अगर आप उनको सही तरह कंज्यूम करें. नहीं तो फेविकॉल से तस्वीर लगा ले सीने से, उससे कुछ नहीं सीखने को मिलना. एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी. खैर, बट थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल. अच्छे पॉइंट्स थे, एंड आई होप इससे बहुत से लोग सीखेंगे चीज़ें. कुछ चीज़ों में मेरी थॉट्स डिफरेंट थी तो मैंने शेयर कर ली. अगेन द आइडिया इज़ नॉट टू कन्फ्लिक्ट with your ideas, it's just to share my opinions, and बाकी आप बेहतर जानते हैं. बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर आप कमेंट में कुछ शेयर करना चाहें. थैंक यू सो मच. और जी, अगली ईमेल से पहले अभी ग्रुप पे मैसेज आया टीम की, आज सैटरडे, आज फिर पीटीआई का कोई जलसा है, फिर नेट बंद होगा, तो हमने जो आज वीडियो लगानी थी, हमारा स्केड्यूल इतना आगे चला गया है. मैं मेन चैनल की बात कर रहा हूँ. इतनी चीज़ें हमने वो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है. आप यकीन करें, कोयटा के अभी हमारे और भी व्लॉग बाकी हैं. मरियाबाद हम गए थे दोबारा, वो अभी तक नहीं आए, तो वो है. फिर उसके बाद इतनी पुरानी वॉकिंग टेल्स हैं. अब जाहिर है माहौल और मूड भी देखना होता है कि मुल्क में क्या चल रहा है. अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी ये ले मेरी वॉकिंग टेल्स और मैं फ़लाने मुल्क की सड़कों पे घूम रहा हूँ, तो यार बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, माहौल क्या चल रहा है. अब आज एक लगानी थी जो कि पिछले से पिछले हफ्ते आनी थी. हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं अपलोड करने से पहले. आज का दिन वो बैठ रहा था, अब फिर वो जो है पीटीआई का जलसा है, फिर नेट बंद हो जाएगा और फिर अब वो वीडियो का आगे चली जाएगी. क्या करें यार. सो या अब यही है मुल्क, क्या करें भाई. एनीवे, अगली ईमेल पे चलते हैं. ये हमने एक ईमेल कर चुके हैं पहले, लेकिन उन्हीं का एक फॉलोअप एक आया है. Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing well. It's not a question. I just wanted to say I really enjoy watching your traffic tales.
My wife and I really enjoy watching these. We have got so much used to driving in the UK that we cannot imagine driving on stupid roads of Karachi ever again. We get entertained but a bit traumatized as well watching your Karachi traffic tales. So just a request, if you have driving license in the UK, please make traffic tales here. I would say if you're doing one in the future, please drive in places other than London, as no one really drives in London with all the congestion charges and availability of tubes. I would say try less busy cities like Oxford or Cambridge, and also show the motorway like M1 or M6. I'm sure people would love to see how UK motorways operate. Obviously, it's just a suggestion. If it's not possible or you're not a fan of the idea, then no worries. Take care. Thank you so much. Traffic Tales. Yeah. यार रोज़ाना कंटेंट मुझे मिल रहा होता है. इनफैक्ट आज भी क्योंकि डैश कैम तो लगा हुआ है ना मेरा. तो मैं बाय द वे नेवर मिस जज योर गट फीलिंग. बिफोर आई स्टार्टेड ये ट्रैफिक टेल्स, मैं उस वक्त ये कोविड के टाइम्स थे, आई वाज इन द यूके. तो मैंने सोचा कि मैं ये करता हूँ, उसके लिए मैं डैश कैम लूँगा. एंड देन माई वाइफ वाज लाइक देख लो डरडा 120 पाउंड का है, सेकेंड हैंड 120 पाउंड का था. मे बी इट वर्क्स, मे बी इट डजंट. मैंने बोला नहीं, आई थिंक इट्स गोना वर्क. एंड so I got it, and then I made videos, and they made me a lot, like in multiple folds, alhamdulillah. तो gut feeling ना कभी कभी उसको follow करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए. Anyway, रही बात ट्रैफिक टेल्स की, अगेन जैसे मैं भी बता रहा था, बैकलॉग भरा पड़ा है. मैंने यूके जाने से पहले, मैंने बाइक वाली कब बनाई थी? यूके जाने से पहले ना, यूके से आते ही बनाई थी. सो मैं आया हूँ 6 जनवरी को और आज 27 जनवरी है. सो 21 दिन हो गए हैं. वो वीडियो 2 दिन में रेडी हो गई थी और इन 21 दिनों में हमें वो मौका नहीं मिल पा रहा. मैंने बाइक की ट्रैफिक टेल्स बनाई है, यानी कि मैंने बाइक चलाई है, 4 कैमरे लगाए हैं अबरार भाई की तरह, और मैं निकल गया कराची की सड़कों पे. और फ्रॉम अ बाइकर्स पर्सपेक्टिव आई हैव कवर्ड दैट. अगेन 21 दिन हो गए. उसकी बारी कैसे आएगी? जब अगस्त में कोयटा वाली वीडियोस की बारी नहीं आई तो इसकी बारी कैसे आएगी? आप देख रहे हैं कितना बैकलॉग है. और फिर जाहिर है इट अफेक्ट्स व्यूअरशिप, इट अफेक्ट्स मोनेटाइजेशन, इट अफेक्ट्स योर बिजनेस. 28 लोगों की सैलरी कैसे पूरा करेंगे यार? बड़े मसले हैं यार. एनीवे, सो मैंने वो बनाई थी. अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूके में आके चलाएं. मैंने दुबई में बनाई थी. अगेन आई वाज थिंकिंग यार दुबई में मैं बना तो रहा हूँ, बट लाइक वुड दैट वर्क? बट इट वर्क रियली वेल. शेख जायद पे और इधर उधर एरियाज़ में, सतवा में, करामा, हर जगह लेके गए थे. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड एक कंपैरिजन लोगों को अच्छा मिल गया. और दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत से लोग वैसे भी जाते रहते हैं, बट माइट नॉट नेसेसरली ड्राइव देयर. तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव था. यूके आई थिंक खासतौर पर जो मोटरवेज आपने बोला, देर एक्सट्रीमली बोरिंग. उसमें कुछ होता ही नहीं है, क्या दिखाऊंगा मैं? सेम गोज फॉर इस्लामाबाद. मैंने आज तक इस्लामाबाद में इसलिए नहीं बनाया बिकॉज इस्लामाबाद का ट्रैफिक इज़ वंडरफुल, अनलेस के आप वो F8 में जहाँ पे वो कचहरी है, कोर्ट, वो बहुत मेस होता है क्योंकि वहाँ स्कूल्स भी बहुत हैं, वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस. मतलब आप प्लानिंग की लेवल चेक करें कि जहाँ पे बड़े बड़े फ़ोन कंपनीज़ के हेड ऑफिस हैं, वहीं पे बहुत सारे स्कूल भी हैं और वहीं पे कोर्ट भी है. और दोपहर को ऑफिस वाले लंच पे निकलते हैं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है और कोर्ट की भी छुट्टी होती है, लंच टाइम होता है. इट इज़ अ फक अप. मतलब एंड दिस लाइक द बेस्ट प्लान्ड सिटी इन पाकिस्तान, जो कि बॉक्सेस में और ग्रिड्स में बनाया गया है. कुड हैव बीन मच ईजियर, मगर नहीं. सो इस्लामाबाद में इसलिए नहीं बनाया कि अगेन इट्स गोना बी वेरी बोरिंग, क्योंकि वहाँ दिस रियली समथिंग हैपन्स ऑन द रोड. खुला डुल्ला हर चीज़ है. एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वहाँ पे येलो बॉक्स है, जो कि कराची में आई डोंट थिंक कराची में कहीं येलो बॉक्स बना है. जो 2 सिग्नल्स के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे जाम नहीं करना होता, राइट? तो यूके में आपने लंदन का बिल्कुल सही कहा. लंदन में वी बेयरली ड्राइव, क्योंकि वी टेक द ट्यूब एवरीवेयर. ट्यूब इतनी ज़बरदस्त है और कंजेशन चार्जेस हैं और इतनी नैरो लेन्स हैं, बहुत स्लो चलता है ट्रैफिक वहाँ पे. सो डोंट रियली लाइक इट. और रही बात मोटरवे की, तो मोटरवेज खुला डुल्ला 8 लेन्स होती हैं, सब आराम से 70 माइल की स्पीड पे जा रहे होते हैं. ऑक्सफोर्ड आई हैव बीन देयर, इट्स अ नाइस प्लेस. रही बात, आई डोंट ड्राइव देयर बिकॉज आई एम नॉट अ रेजिडेंट. और दूसरा ये कि वो फिर मैं नॉर्मली जाता हूँ तो लिमिटेड पीरियड के लिए जाता हूँ, बट द इंश्योरेंस दैट इज़ देयर इज़ अराउंड 300 पाउंड्स. तो वो वर्थ इट नहीं लगती कि यार इतनी गाड़ी हमने निकालनी भी नहीं है, क्योंकि शहर में तो हम वैसे ही रहते हैं.
अक्सर एक आध बारी ऑक्सफोर्ड जाना पड़ता है, बिस्टर विलेज और समवेयर, तो उसके लिए बंदा गाड़ी निकाले, सो मतलब इंश्योरेंस ले और गाड़ी चलाए. अनलेस आई प्लान टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर, तब ये इट मेक्स सेंस. अमेरिका में आई हैव ड्रिवन, इट वाज रियली रियली नाइस. लॉन्गेस्ट आई ड्रोव was from LA to Vegas. This was pre-COVID. Literally 4 महीने pre-COVID. A lot of fun. नहीं, उससे ही पहले 2018-19 ऐसी कुछ था. 18 था. No idea. So that was a lot of fun. It was 4.5 घंटे की drive थी. And then the next time I drove was between New York to DC and Virginia. That was also a lot of fun. खुले डुले रोड्स होते हैं यार, कोई तंग नहीं करता. न्यूयॉर्क में was very difficult to exit because New York is very hustle bustle. बहुत ट्रैफिक था. And फिर I think we passed Newark, New Jersey और इस तरह के इलाके. और फिर once we got on the highway तो फिर तो chilling scene था. So it was a lot of fun. तो fun ज़्यादा होता है. There is not much to show. तो इसलिए it makes no sense to make traffic tales there. However, I will जब मैं regularly drive करने लगूंगा. हाँ, there's one thing I really want to show is Buc-ee's between Dallas and Texas, Dallas and Houston. जो Buc-ee's का पेट्रोल स्टेशन आता है, it's huge. उसमें मैंने काउंट किए थे 120 यूनिट थे. फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल पंप जाते हैं, उसमें फिलिंग यूनिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, 12 होते हैं. 120. I counted. Buc-ee's is like a whole world. It's a character. I think it's a beaver. एक beaver है उसका character. Not a bear. It's beaver. तो वो अंदर पूरी दुनिया उनकी अपनी है और की सारी प्रोडक्ट्स उनकी अपनी है खाने पीने की. सो लाइक रोस्टेड नट्स हैं, ड्राई फ्रूट का सेक्शन अलग है, मीट का अलग है, वो स्टेक भी बन रहा है और पता नहीं क्या क्या. इट्स क्रेजी. बहुत बड़ा है Buc-ee's. It's so much fun. I want to cover that. A lot of fun. It's a very fun place. और बाकी वहाँ बर्फ़ बिक रही होती है. अमरीकी बर्फ़ बहुत ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा. They use a lot of ice. खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी किसी और दुनिया किसी और शहर में. यूरोप में तो वैसे ही इट्स वेरी नैरो टू ड्राइव एनीवेयर. मोस्टली वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होती है. बट सी, लेट्स सी क्या कहाँ किया जा सकता है ये. और जी लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज अबूलो इज इन द नेक्स्ट रूम पिछले आधे पौने घंटे से. खैर वो जल्दी आ गया, मैं क्या करूँ. सीकिंग योर इनसाइट ऑन अ पोटेंशियल मूव. डियर जुनैद, अस्सलाम वालेकुम. आई ट्रस्ट दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल and your family in great spirits. I've been meaning to reach out to express my gratitude for the invaluable advice you shared during one of your shows some time ago. If you can recall, I'm the doctor from Australia who found myself navigating a period of introspection and uncertainty in my thoughts. Yes, I remember. See, कुछ लोग इतने लकी हैं, आज ये दूसरी ईमेल है जिनकी दूसरी बार ईमेल पढ़ी जा रही है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद 12-14 मरतबा भेजी है और वो नज़रों से ओझल हो जाती है. So sorry, it's just happenstance. Anyway, your guidance along with that of your lovely partner played a pivotal role in redirecting my focus and steering me towards a more purposeful and mindful approach to life. So perhaps he's talking about the episode I did with my wife. That was a long time ago. Since our last interaction, I've made significant strides in prioritizing my health and rediscovering joy in playing cricket. Weekends on the field have become refreshing highlight, bringing a delightful balance to my routine. On another note, I find myself at crossroads contemplating a potential career move. A few months ago, while exploring opportunities beyond Australia, I stumbled upon a promising advertisement for a position in the Gulf, particularly in Dubai. They've advertised an enticing salary range of 95 to 100,000 dirhams, यानी कि 80 लाख रुपए की तनख्वाह महाना per month, along with standard benefits and family airline tickets. That's a wonderful package. While the advertised offer seems attractive, I wanted to seek your seasoned advice on whether this might be too good to be true. Your insights into the working environment and lifestyles in Dubai would be immensely valuable as I consider this significant decision. Additionally, I am curious about the financial aspect. If the money they are advertising is in fact correct, if so, it could potentially be a game changer for me. I could use this opportunity to save significantly, paying off mortgages and bolstering investments back home.
One of the primary motivations behind my contemplation is a growing concern about the educational landscapes here in Australia. The recent trends in teaching regarding gender-related issues and identity crises are disconcerting, and I'm seeking an environment that aligns more closely with my values and religious beliefs. In addition to this, the Middle East seems appealing for its potential to provide a more conducive setting for practicing my faith. Furthermore, the convenience of having access to halal food without any doubts or concerns is certainly an appealing aspect. Junaid, your thoughts on this matter would be highly appreciated. I value your perspective and would be grateful for any insight or advice you could share based on your experience. Looking forward to hearing from you soon. Thank you. Alright, तो जैसे कि आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इनसे पहले भी हमारी एक ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी है, आई मीन ऑन द शो. एंड अब ज़िंदगी के जिस जगह खड़े हैं, आई मीन ही इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, सब कुछ सही है. अब इनको एक जॉब ऑफ़र हुई है दुबई में, जो कि तकरीबन लाख दिरहम का पैकेज है माहाना. हार्ड टू बिलीव, आई मीन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती. आई हैव सीन, हमारे पास डेटा होता है. सो बैक इन द डे व्हेन आई वाज सेलिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, वो बॉयलर रूम अगर आपने फिल्म देखी है तो माई जॉब वॉज प्रीटी मच नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. वो तो खैर पूरा स्कैम था, बट वी वर इन द सेम एरिया. और हमारे पास जो डेटा आता था उसमें लोगों की सैलरीज लिखी होती थी, और उसमें मेरी सैलरी 4,000 दिरहम थी. और मैं लोगों की, और ज़ाहिर हाई नेटवर्थ जो थे उन्हीं का डेटा आता था, और हमें कोल्ड कॉल करनी होती थी एंड जस्ट टू गेट अ मीटिंग सो दैट वी कैन सेल देम द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. और जिसमें वो स्टॉक्स वगैरह, एप्पल स्टॉक्स, सरजी एप्पल का उसमें पता नहीं कौन सा आईफोन 4S आ रहा था, 4 आ रहा था समथिंग, तो एप्पल के स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, अगस्त में ख़रीद लें, डरा, इस तरह की पिच होती थी. या सो व्हाट टिक्ड मी ऑफ अबाउट दैट जॉब वाज कि जब सीरिया में वॉर स्टार्ट हुई, सो जो वहाँ के ट्रेडर्स थे उनके चेहरों पे ना एक खुशी सी थी, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है. दे वर हैप्पी विद दैट न्यूज़. तो मैंने पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन. तो मेरे साथ जो लड़का करीब ही हायर हुआ था, तो कह रहा है कि इससे क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं. आई वाज लाइक शिट यार, वहाँ बच्चे मर रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं कि मैं, मुझसे रहा नहीं गया. देन मैंने अल्लाह से बहुत तौबा की, और जैसे ही फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, एंड आई लेफ्ट दैट जॉब. और उस जॉब छोड़ने के बाद मुझे अगले सवा साल तक प्रॉपर जॉब नहीं मिली. जॉब ज़रूर मिली, बट लाइक वो थी कोई ख़ास नहीं थी, एंड देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट. तो अगले 1.5 साल पोटेंशली मैं जॉबलेस रहा, और इसी पीरियड में मैं होमलेस भी रहा, एंड दैट वाज द टफेस्ट टाइम. बट मैं प्रिंसिपली स्टांस था. आई कुड हैव केप्ट दैट जॉब, और वहाँ पे फिर बाद में लाइक आई वुड हेयर उसी जॉब में से किसी ने मरीना में घर ले लिया, किसी ने डॉज चार्जर ख़रीद ली, दिस एंड दैट. ऑब्वियसली ये चीज़ें फैंसी करती थी, एंड आई वांटेड अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बैक इन द डे. उस वक्त ज़ाहिर आप यंग होते हो, यही आपकी एस्पिरेशंस होती हैं, बट नॉट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन मैन. मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त थी, और मैंने बोला मैं सड़क पे सो गया, बट मैंने वो काम कंटिन्यू नहीं किया. एंड और आई थिंक ये उसी की ही जज़ा है जो उसके बाद जो रिज़ल्ट है आज ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक वो वही चीज़ है कि अल्लाह को शायद पसंद आई या whatever. So I was principally stanced कि मैं ये काम नहीं कर सकता जहाँ पे लोग खुशियाँ मनाएं कि कहीं वॉर हो रही है. Anyway, बात कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, तो हाई नेटवर्थ उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, जब सीरियन वॉर स्टार्ट हुई थी. तो जब हम वो डेटा देखते थे, लोगों की सैलरीज 70,000 80,000 दिरहम वॉज, एंड आई एम टॉकिंग नॉट एक्सट्रीमली हाई लेवल जॉब्स, बट मिड से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा डायरेक्टर लेवल, लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. या प्रोजेक्ट मैनेजर 70,000 दिरहम किसी ऑयल कंपनी में है, या फिर किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, DIFC में, किसी टॉप बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कमाते हैं इतना लोग. इट्स वेरी नॉर्मल. तो आपने, मैं भूल रहा हूँ आपकी पुरानी ईमेल में कि आपका प्रोफेशन क्या था, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि आप माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, और आपको डिप्रेशन ये था कि मैं 40 हो गया, अब ज़िंदगी में क्या करूँ, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया. सो आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन. सो अज्यूमिंग यू आर इन द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स, तो दिस इज़ अ गुड पैकेज. और फिर साथ में आपने कहा कि स्टैंडर्ड बेनिफिट्स भी हैं, एयरलाइन टिकट्स भी हैं. अच्छा, अब यहाँ पे
बहुत सारे लोग डिफ़र कर सकते हैं, बट दिस इज़ माय ओपिनियन एज ऑफ नाउ। आई एम श्योर 2027 में ओपिनियन चेंज हो जाएगा, इंसान ऐसे ही इवॉल्व करता है। मेरा अभी के लिए मशवरा लोगों को ये होता है कि अगर आपने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की नेशनैलिटीज़ पकड़ ली हैं, तो फिर बेहतर है आप मिडल ईस्ट आ जाएं। उसकी वजह बहुत सारी हैं। जैसे कि आपको भी कंसर्न है कि अब स्कूल्स में वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, या अमेरिका में कोई कोई आ गया और बच्चों को LGBTQ पढ़ा रहे हैं और आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर ये कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। आप अमेरिका से आने को 10 बार सोचते हो, बट अगर आप दुबई में हो, ओमान मस्कत में हो, दोहा में हो, तो आप खट से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आ जाते हो। चाहे कोई ओकेजन हो या कोई फौतगी हो या कोई बीमार हो, तो आप अटेंड कर लेते हो बड़े आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, माहौल बहुत अच्छा है। मैं खुद, खैर हम तो खुद नीचे से ऊपर गए हैं, अगर हम यहाँ से दुबई जाते हैं तो ऑब्वियसली वी लुक अप, तो हमें तो अच्छा ही लगता है। बट लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु आर डच, आई हैव आयरिश फ्रेंड्स, विमेन स्पेसिफिकली, जो कि खुद कहती है कि हम इतना सेफ अपने मुल्क में से फील नहीं करते जितना हम दुबई में करते हैं। और दोहा में भी हाईली अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद लोगों के जिस तरह के फीडबैक आए, इट्स ए फंटास्टिक प्लेस मैन। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो, दैट इज़ द कैच। अच्छा, ये कहना, आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ कि भाई वो टैक्स फ्री इनकम है, तो टैक्स फ्री वैसे ऑन पेपर ज़रूर होती है, लेकिन दूसरे तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें आप लूज़ भी कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन फ्री नहीं है वहाँ पे, हेल्थ केयर फ्री नहीं है वहाँ पे। तो जो चीज़ें आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में बचा रहे होते हैं 50,000 दिरहम कमा के, ये सब बच रहा होता है, तो यहाँ आप लाख दिरहम कमा के वो सब पे भी कर रहे होते हो। गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज ऑन वन ऑफ माय व्लॉग्स इन दुबई, ही हैड पेड लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स साल के अपने बच्चों पे। और जब उन्होंने अपने कनेडियन रिश्तेदारों से शेयर किया तो वो हैरान हो गए कि इतने $1,000 महंगे स्कूल है वहाँ पे, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस बहुत महंगे। तो ये कैच है। फिर हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर इज़ अ कैच। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चा ऑटिस्टिक है तो वहाँ पे अगर आप किसी ऑटिस्टिक सेंटर में जाते हैं या बिहेवियरल सेंटर पे जाते हैं, थेरेपी के लिए जाते हैं, तो वो 800,000 दिरहम का एक सेशन पड़ता है। तो इमेजिन आपके बच्चे के अगर 10 सेशन होने हो महीने के, तो 10,000 दिरहम तो इधर ही निकल गए। और ये प्राइसेस मैं आपको 2011 की बता रहा हूँ, अभी का मुझे नहीं मालूम क्या है। सो बहुत सारे कैचेस भी हैं। माहौल बहुत अच्छा है, वेदर बहुत हार्श है, आप साल के 8 महीने बाहर खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते। बहुत हार्श वेदर है, अनबेरेबल है यार, 50 डिग्री है यार, मजाक नहीं होता। फूड इज़ अमेजिंग, कल्चर अच्छा है, अजान की आवाज़ आती है। एक अगर एक बंदा रिलीजियसली इंक्लाइंड, उसको यही चीज़ चाहिए होती है, और वो बंदा एंजॉय भी करता है कि मतलब यार अजान की आवाज़ आती रहे। इंग्लैंड में मैं होता हूँ यार, ये चीज़ फील करता हूँ। वैसे अजान बुलाने के लिए होती है, जाए ना जाए वो अलग बात है, मगर एक चीज़ कान पे पड़ती है तो एहसास रहता है कि यार देयर इज़ समवन देयर। तो मिडल ईस्ट में आपको ये चीज़ की बड़ी सहूलत है, लोग तंग नहीं करते, कानून है। अब इसमें भी लोग कहते हैं जी रेसिज्म है, ये है वो, तो रेसिज्म कहाँ नहीं, अबे क्या पाकिस्तान में कम है रेसिज्म? यहाँ भी तो इतना है, हर जगह ही है यार। अब वो कहीं कहीं बहुत विजिबल होता है, कहीं कहीं सटल होता है, बट इट्स एवरीवेयर। फिर खाने पीने के, जैसे आपने बोला, ये यार ये बहुत बड़ा सुकून है, और ये इंसान को, अगेन जो लोग पाकिस्तान में ही रह रहे हैं उनको एहसास नहीं है कि कहीं भी गए और खा लिया। लाइक यू हैव टू गो थ्रू सो मच कि भाई यहाँ पे कौन सा, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे वो कहेंगे चिकन हलाल है, लेकिन हमारा बीफ हलाल नहीं है, या हमारा मटन हलाल नहीं है, या लैम हलाल नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट कुकिंग है, वो उधर है। तो आप भी परेशान कि यार सेम ऑयल यूज़ कर रहा है या अलग यूज़ कर रहा है। 10,000 चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं, आपको हलाल रिव्यूज़ पे, एप्स पे जाना पड़ता है। ये वो दुबई में, दोहा में, यू डोंट इवन थिंक ट्वाइस। द लाइफ इज़ ग्रेट देयर, नो डाउट अबाउट दैट। सो एज ऑफ नाउ मेरा लोगों को मशवरा ये रहता है कि अगर आपने एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप, तो यहाँ आके रह लें। फिर आपकी जो इस्लामी इक़दार हैं, जो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो आपको ये चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, एंड यू आर क्लोज टू होम। ये वाले फ़ायदे ज़रूर हैं। हाउएवर इसकी अभी हमने दूसरी साइड नहीं देखी। वो साइड ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके केस में, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया ऑस्ट्रेलिया को या अमेरिका को या इंग्लैंड को, और वो यहाँ आ जाते हैं, आई मीन इवन we're considering कि आई वांट टू मूव माई फैमिली क्लोजर। इंग्लैंड बहुत दूर पड़ जाता है, तो
बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे को ना ब्रिटिश एजुकेशन मिले, वो जो प्योर वहाँ की है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कुछ लोगों का कि यार एजुकेशन कहाँ की अच्छी है, स्कूल्स कहाँ के अच्छे हैं। अच्छा, हम ये तो फैक्टर इन कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ की भी ज़िंदगी गुजारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी गुजार ली, इंग्लैंड कनाडा में भी गुजार ली, और अब हम दुबई में आके हमें क्लोज टू पाकिस्तान का माहौल मिल गया। बट व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड जिसने शायद 5 साल गुजारे हैं लेट्स से इन अ वेस्टर्न कंट्री, और वो इतना मेच्योर नहीं हुआ उस मुल्क में, उसको हम ले आते हैं दुबई में, और अब वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर डीप डाउन उसको पता है वो ब्रिटिश है या ऑस्ट्रेलियन है वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी ये चीज़ चूँकि हम पहली जनरेशन है जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब हम माइग्रेट होके यहाँ आ गए, और फिर बच्चा यहीं पला बड़ा और बच्चे ने फिर यहीं पे नौकरी कर ली, बट फॉर वट एवर रीज़न, फॉर एग्जाम्पल इन द कमिंग फ्यूचर कोई क्लाइमेट का इशू आ जाता है, या एनी इशू दैट लीड्स यू टू माइग्रेट बैक टू योर कंट्री, एंड व्हेन आई से योर कंट्री आई मीन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, देन व्हाट हैपेंस? तो फिर वो बच्चा फिर दोबारा उसी कल्चर शॉक से गुजरेगा जिससे आप गुजरे थे 20 साल पहले। व्हाट हैपेंस देन? या उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, या उसको ये चीज़ समझ आएगी वो अट्यून्ड नहीं है उस माशरे से, और हमें जो लेवरेज मिला दूसरे मुल्क माइग्रेट होके या वहाँ शादी करके और फिर वहाँ बच्चे रेज करके, कि बच्चा डे 1 से अट्यून्ड है उस कल्चर के हिसाब से, राइट? हमें बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ा और फिर रीलर्न करना पड़ा कि यार यहाँ पे इस तरह नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते मुंह पे, बहुत सारी चीज़ें ये फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। मगर बच्चे अट्यून्ड थे क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से थे, मगर हम उन्हें उठा के दोबारा एक दूसरे माशरे में ले आते हैं, वो वहाँ से अट्यून्ड हो जाते हैं, बट फॉर वट एवर रीज़न अगले 20 साल बाद व्हेन दे मैच्योर, जब वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे, या उनको लगेगा कि यार उनकी रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ दुबई में या दोहा में नहीं है, या इतने उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, वी नीड टू गो बैक, फिर वो कल्चर शॉक से, मतलब हम क्या हर नस्ल में कल्चर शॉक से गुजरेंगे? एंड ऑफ कोर्स जब वो दुबई, दोहा, रियाद में पले बड़े, अगेन उनको आदत है हर जगह हलाल फूड, अजान, दिस एंड दैट, एक इस्लामिक माशरे की उनको आदत पड़ गई है, फिर वो वहाँ जाके फिर उनको फील नहीं होगा कि यार हम अब हमारे बच्चे हो रहे हैं, सो वी डोंट वांट देम कि उनके स्कूल में कोई LGBTQ पढ़ा रहे हैं नर्सरी में या दिस एंड दैट, एंड आई नीड टू गो बैक। ये कब तक चलेगी साइकिल? ये खैर अगेन नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो बट वन नीड्स टू पुट दैट इनटू कंसिडरेशन कि हमने अपनी ईज़ के लिए पहले मुल्क से निकले, वीज़ा पासपोर्ट पकड़ा, अपने आप को सिक्योर किया उस तरह, अब जब ये कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हम फिर उठ के आ गए क्लोज टू आर एनवायरनमेंट क्योंकि हम उससे अट्यून्ड थे, और हमने इसके एनवायरनमेंट, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ भाई? तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो फ़ोन देख रहा है, उसको पता ही नहीं बात क्या हो रही है। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या हर नस्ल में चलेगी? क्या हम लोग ज़िंदगी भर माइग्रेंट्स रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर? इंसान तो हमेशा रहा ही है, हम भी इसे देखें ना, वी स्टिल हैव पीपल इन आवर लाइव्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, माई ओन फादर, और दो नस्ल बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा अब हमें समझ नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं बस्ता उठाए कहाँ निकले। तो क्या हम जिंदगी भर माइग्रेंट्स रहेंगे, इधर से उधर, थर्ड क्लास सिटीजन? हमें अपनी चाहिए यार। एनीवे, थोड़ा हमें आगे भी सोचना है इस पे। आई वुड रियली वांट अ डिबेट, जितने भी काबिल लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आई वांट योर ओपिनियन, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस बिकॉज इट्स अबाउट आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं छोड़ के जाना चाहते, हम अपने बच्चे को हर उस तरह नहीं छोड़ के जाना चाहते जिस तरह हम रहे हैं, कंफ्यूज, गरीब, अनएजुकेटेड। हम चाहते हैं कि वो ना रहे, राइट? सबकी ही ख्वाहिश होती है। किसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था भाई कल कि, हाँ ओके, इंटरव्यू नहीं था, वो एक साहब थे, वो एक बहुत बड़े स्टार के बारे में बता रहे थे कि यार जब हम पैदा हुए टीवी भी नहीं था घर में, मतलब फ़ोन था तो बाप के कमरे में एक्सटेंशन थी, किसी को फ़ोन भी नहीं आता था, सारा दिन दीवारें तकते थे, एक ही मैगजीन 4-4 बार पढ़ लिया, दीवारें बैठी, उन दीवारों से वो आर्ट निकला जो फिर मैंने आर्ट दुनिया को दिया, और फिर वो एक बहुत मशहूर इंसान है। बट जब मेरी औलाद हुई तो उनको कितने कनाल का घर मिला है, ऑडी खड़ी हुई है, ये खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, एंड देन लाइक इट वाज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट कि, और मेरी कोशिश भी यही थी कि इनको वो दीवारें ना मिलें। खैर अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, अब तो सबके पास डिवाइसेस भी आ गई, बट पॉइंट इज़ कि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन थी वो मेरे बच्चों को ना मिले। सबकी यही ख्वाहिश होती है।
सो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, आपने इंडस्ट्री नहीं मेंशन की। अच्छा, दुबई में एक और चीज़ अब बात करते हैं, स्कैम बहुत हैं इस तरह के जॉब पोर्टल्स के, बट आई एम श्योर आप इतने तो समझदार होंगे कि आप जाली ईमेल पकड़ लेते होंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉरेंट कर करके हमने इतनी तो प्रैक्टिस कर ली थी कि डाउनलोड नाउ असली बटन कौन सा है अगर एक पेज में 5 जगह लिखा हुआ है। सो आई एम श्योर, आई होप ये कोई स्कैम ना हो, एंड आई इट साउंड्स लाइक अ गुड पैकेज। मगर इसमें फिर आपने ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है कि फिर देन यू हैव टू पे फॉर स्कूल, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, मे बी नॉट इनकम टैक्सेस, मगर ये कि फिर दूसरी चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर उनके अभी रिसेंट क्या मामला आते हैं हाउसिंग को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके, बट हेल्थ केयर और स्कूल तो बिल्कुल यू हैव टू पे फॉर देम। बाकी इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लिव, लेकिन आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि ये साल की सैलरी तो नहीं लिखी हुई। वैसे साल की सैलरी वाला कल्चर यूएस, यूके, ये एंग्लो कंट्रीज़ में है, जहाँ पे जब भी पैकेज की बात की जाती है तो पर एनम बात की जाती है, बट लाइक वेयर एज इन साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट यहाँ पे पर मंथ बात की जाती है। तो लुक्स लाइक अ ग्रेट पैकेज अगर इससे आपके मसले मसाइल सॉल्व हो रहे हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल्स, नॉट जस्ट योर मॉर्गेजेस, बट ऑल्सो द फैक्ट कि यू विल बी फार मोर कंफर्टेबल टू रेज योर चिल्ड्रन देयर, गो फॉर इट, इट्स अ ग्रेट प्लेस। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मेरे पास गोल्डन वीज़ा है मुझे एडवर्टाइज करना है, इट इज़ इंडीड अ ग्रेट प्लेस, आई वुड लव टू मूव माई फैमिली देयर। तो मैं ऐसा मशवरा क्यों दूँ जो मैं अपने लिए अप्लाई ना कर सकूँ, बट बहुत सुकून है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे जहाँ कल्चर था उसका क्या हाल किया तुम लोगों ने? फजूल की बात है जी, कल्चर नहीं है, आर्टिफिशियल सिटी है। भाई मुझे आर्टिफिशियल चाहिए, हर किसी को पहाड़ नहीं चाहिए होते कि मैंने पहाड़ों में रहना है, नेचर में रहना है, हर किसी को जंगल में नहीं रहना होता। सम पीपल लाइक सिटीज़। अब आप उसको बोलो तो ये तो वो तालिबान वाली सोच होगी ना कि तू भी वही पसंद कर जो मेरे लिए, जो मैं पसंद करता हूँ। आई वुड लव टू लिव इन सिंगापुर और हांगकॉन्ग, मुझे ग्रेट सिटीज़ पसंद है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, आर्किटेक्चर पसंद है, मुझे पहाड़ नहीं पसंद। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनका एक कॉटेज हो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, अकेले रहते हो। सम पीपल आर लाइक दैट एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। सो ये बोला कि जी दुबई का कोई कल्चर नहीं है और ये नहीं है, अरे यहाँ का था ना कल्चर, क्या उखाड़ लिया उस कल्चर से हमने यहाँ पे, फजूल की बात है। बस वही है दूर के वो नहीं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। अभी अभी मुंह पे मारे ना अगला बंदा कि भाई ये ले लाख दरम का पैकेज, फिर सारा कल्चर निकल आएगा। खैर छोड़े, तो आप इंडस्ट्री देख लें कौन सी है, और लाइक वे और ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 साल का एक्सपेरिमेंट करना बर्दाश्त कर सकते, देखो द फैक्ट इज कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, थिंग्स माइट नॉट वर्क आउट फॉर यू, यू माइट फाइंड द एनवायरनमेंट वेरी टॉक्सिक, या फिर ये कि आपको मज़ा ना आए, वाइब ना क्रिएट हो और ऑस्ट्रेलिया याद आए। ड्यूड you'll go back to Australia, it's not like you're coming back to Pakistan. तो विन विन सिचुएशन है। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। ट्राई किया, चल गया, ठीक है, नहीं चला तो वापस आए। ये भी ऑप्शन वे करें कि द लॉस के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 3 साल का रिस्क लेते हैं इधर, तो व्हाट आर यू मिसिंग ओवर हेयर? और अगर कोई इतना सिग्निफिकेंट और सब्सटैंशियल नहीं है तो देन यू शुड गो फॉर इट। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि जी ये भी ख़राब हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो देन यू नीड टू वे योर ऑप्शंस योरसेल्फ। मगर स्वॉट एनालिसिस करें, व्हाट डू यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन, टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर देयर। थोड़ी सी हाई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी हाई है, कौन सी लोकेलिटी में रहेंगे, स्कूल्स के ऊपर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ रिसर्च, कहाँ के स्कूल अच्छे हैं, कौन से वाले अच्छे हैं। सो यू हैव टू बी इन दैट काइंड ऑफ नेबरहुड। Movement is easy. Baki life is great. There's so much to do there. Culturally very sound in terms of lots of things happen there. You'll never get bored there. That's all I can say. But other than anywhere other than Dubai can get boring. I mean, it's not like Ajman में रहेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है. उम्मुल क्वैन boring. वो एक अलग जगह है. खैर वहाँ पे इतनी वहाँ पे कोई लाख दरम किसी को नहीं दे रहा. Anyway, so where are options? I think it's could be a good move. Or as of now, this is what I suggest to people. बाकी लोगों ने अपना डिसीजन साउंड ये नहीं कि मेरी वजह से दुबई आ गए बोला भाई नौकरी नहीं मिली, आपने बोला था बच्चों को यहाँ ले आए. वे और ऑप्शंस, मशवरा करें, रिसर्च करें, सवाल पूछें लोगों से,
और जब दिल बिल्कुल मुतमईन हो तो ज़रूर मूव हो. अगर आपको लगता है कि यू हैव अ लॉट टू लूज बाय दिस मूव, देन डोंट मूव. यू आर ऑलरेडी एट अ गुड प्लेस, यू आर ऑलरेडी इन अ गुड कंट्री. थोड़ी बहुत चीज़ें फिर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी इस तरह की, बाकी तो सब ग्रेट है. चले, थैंक यू सो मच. सो ये थी आज की एपिसोड. आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो चीज़ें मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मकसद है लोगों को असिस्ट करना. एंड आई होप बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड योर सपोर्ट ऑन Patreon helps us keep this channel up and moving. So please do not stop doing that. Thank you so much. मिलते हैं अगली एपिसोड पे. खुदा हाफिज़.